तो हम लोगों ने कल सेक्शन 173 बार 173 निकलता, 193 हो गया। सेक्शन 193 पे बात की थी कि अन्वेषण अब कंप्लीट हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो न्यायालय को कैसे भेजी जाएगी, इस संबंध में चर्चा चल रही थी। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के लिए जो समय सीमा वो निर्धारित की गई थी, तो कहा था कि इस अध्याय के अधीन किया जा रहा प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना समाप्त किया जाएगा। हम लोगों ने धारा 6 तक बात कर ली थी, बल्कि धारा 7 तक बात कर ली थी, यानी 193 सबसेक्शन 7 यहां तक बात हुई थी। सबसेक्शन 8 से बात होनी, और सबसेक्शन 8 पहले 173 में जो था, जब 173 के अंतर्गत अन्वेषण की रिपोर्ट जाती थी, तो जो सबसेक्शन 8 था वो अब सबसेक्शन 9 है। लेकिन ऊपर से क्योंकि 1A को 2 बना दिया, तो अकॉर्डिंगली जो नंबर है सबसेक्शंस के वो चेंज होते चले गए। और अब सबसेक्शन 7 में वो है जो सबसेक्शन पहले आपका, वो सबसेक्शन 8 में वो है जो सबसेक्शन 7 में पहले हुआ करता था। सबसेक्शन 8 कह रहा है कि उपधारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी धारा 230 के अधीन यथापेक्षित अभियुक्त को प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट को सम्यक रूप से सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की उतनी संख्या में प्रतियां जो अपेक्षित की जाए भी दाखिल करेगा। अब ये सेक्शन ऐसे बना दिए जाते हैं जिनसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, और आप कुछ कह भी नहीं सकते। जैसे पुलिस अधिकारी कहां से पैसे लाएगा, आपने कह तो दिया कि धारा 230 के अधीन, धारा 230 जो पहले 207 थी वो अब धारा 230 है, और धारा 207 जब हम लोग पहुंचेंगे जो अब वर्तमान में धारा 230 है, तो देखेंगे कि विचारण प्रारंभ होने से पूर्व जो कुछ अन्वेषण में संकलित हुआ है और जिस पर अभियोजन का निर्भर करने का विचार है, उस सब की प्रतियां अभियुक्त को दी जाएंगी। तो चलिए, कोर्ट का तो पूरा एक सिस्टम है, वहां नकल विभाग है, वहां प्रतियां तैयार करा सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन ये अन्वेषण करता पुलिस अधिकारी है, ये प्रतियां कहां से कराएगा? अब आप कहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट का भी अपना पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो जरा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए। किसी अन्वेषण करते पुलिस अधिकारी की यह हिम्मत है कि वो पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में मौजूद फोटो स्टेट मशीन से वो कॉपी निकालने के बारे में सोच भी ले? कहां से निकलेंगी कॉपीज? आपने कह तो दिया कि धारा 230 के अधीन जो भी अन्वेषण से संबंधित सामग्री जो अन्वेषण के दौरान संकलित हुई है और जिसे अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, उसकी प्रतियां उतनी संख्या में है। इसका मतलब उतनी संख्या में अगर एक से अधिक अभियुक्त तो प्रतियां तो सबको मिलेंगी। भाई, प्रतियां आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि सारे अभियुक्तों को, 10 अभियुक्त हैं किसी मामले में, तो सारे अभियुक्तों की सहमति से किसी एक अभियुक्त को प्रतियां दे दें और बाकी 9 क्या करेंगे? भाई, बाकी 9 अगर अलग वकील कर लेते हैं तो वो कहेंगे हमें प्रतियां दो, और एक मामले में 150 अभियुक्त हो सकते हैं, तब ये 150 प्रतियां अन्वेषण अधिकारी कहां से लाएगा? आपने लिख दिया यहां कि उपधारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी 230 के अधीन यथापेक्षित अभियुक्त को प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट को सम्यक रूप से सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की उतनी संख्या में प्रतियां जो अपेक्षित की जाए भी दाखिल करेगा। ये अन्वेषण अधिकारी के पास कहां से आएंगी? इसके लिए कौन सा फंड स्टेब्लिश हुआ? अब आप कहेंगे सब इतनी कमजोरी किसी के पास नहीं होती कि वो प्रतियां न करा पाए, तो एक अन्वेषण अधिकारी पर आखिर हम ये बोझ क्यों डालें? और अगर डालें तो फिर आप भ्रष्टाचार को विधिक अनुमति दे रहे हो प्रकारांतर से।
ऐसा क्यों ना माना जाए, लेकिन चलिए जो भी है, इसका इन्फोर्समेंट होता नहीं है कोर्ट्स में, बुलाते हैं ऐसे ही दाखिल करते हैं और ऐसे ही दाखिल होती है। अभी कुछ दिन पहले, आज से 4-6 साल पहले होना शुरू हुआ था, वहां मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो कहते थे कि आप जो कुछ अन्वेषण की रिपोर्ट के साथ लाए हो, इस सब की कॉपीज करा करके अभियुक्तों को दीजिए और फिर यहां सबमिट करिए या उतनी कॉपीज में दाखिल करिए। फिर वो हो कुछ नहीं पाया। अंततः इतनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसमें आने लगी कि वो कुछ हो ही नहीं पाया। लेकिन लिखा यही है कि इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दैट, कि क्या करे, अन्वेषण की जो रिपोर्ट है उसके साथ इतनी प्रतियां संकलित करे, इतनी प्रतियां सबमिट करे जितने अभियुक्तों के विरुद्ध वो अन्वेषण में अपराध का होना पा रहा है। क्योंकि आप अगर नहीं पा रहा तो फाइनल रिपोर्ट आएगी और तब अभियुक्त को प्रतियां देने के लिए यथापेक्षित कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तब अभियुक्त ही नहीं होगा। भाई अभियुक्त होगा ही तब जब अन्वेषण की रिपोर्ट ये कहती हो कि प्रथम दृष्टया अपराध संगठित हो रहा है, तभी हो सकती है, अदरवाइज होगी नहीं। तो अन्वेषण समाप्ति के उपरांत जो लीगल प्रोविजन है वो अपेक्षा कर रहा है कि अन्वेषण की रिपोर्ट उतनी प्रतियों में मजिस्ट्रेट के पास सबमिट की जाए जितने अभियुक्त उस मामले में आरोपित किए गए हैं अन्वेषण अधिकारी के द्वारा अभियुक्त के रूप में, ताकि धारा 230 जो पूर्व में 207 थी उसके अंतर्गत विचारण से पूर्व अभियुक्त को वो प्रतियां दी जा सके, ताकि विचारण के दौरान अभियुक्त अपनी सम्यक प्रतिरक्षा कर सके। इस प्रयोजन से ये प्रतियां दी जाती, ताकि उसे पता रहे कि उसके विरुद्ध अभियोजन के द्वारा क्या साक्ष्य दिया जाने वाला है और उसके प्रत्युत्तर में वो जो तैयारी करना चाहे वो तैयारी वो कर सके। इसलिए इन प्रतियों का दिया जाना ये प्रावधानित किया गया है और ये जिम्मेदारी अन्वेषण अधिकारी पर रखी गई है। इससे ज्यादा इस सबसेक्शन का कोई उपयोग नहीं, न कोई प्रयोजन है। अब इसके बाद आपका 193 सबसेक्शन 9, जो पूर्व में 173 सबसेक्शन 8 था, और इसके अंतर्गत फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी अग्रिम विवेचना, इसे करने की ताकत अन्वेषण अधिकारी को दी गई है। शब्द है अग्रिम विवेचना, और कानून के विद्यार्थी होने के नाते शब्दों से जो अर्थ निकलता है आपको वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। आप अर्थ को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, शब्द का अपना अर्थ है। अग्रिम का मतलब होता है जहां तक हो गया उससे आगे, और आप इसे री कर देते हैं अपने आप इसे पुनः विवेचना कहना शुरू कर देते हैं। और पुनः का मतलब होता है फ्रॉम द, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट। पुनः का मतलब फिर से शुरू होना, यह अर्थ होता है पुनः का। और फर्दर का अर्थ है अग्रिम। उसने क्या कहा, इस धारा की कोई भी बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। आगे 173 सबसेक्शन 9, वो सॉरी 193 सबसेक्शन 9 क्या कह रहा, इसे छोड़िए। उसने कहा आगे और प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। ये नहीं कहा कि फिर से इन्वेस्टिगेशन हो सकेगा, नो। पुनः विवेचना का मतलब हो गया
कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से विवेचना शुरू हुई थी वहां से और आगे का मतलब हो गया जहां तक विवेचना हो गई उससे आगे। तो उसने कहा इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात अन्वेषण अधिकारी को अपराध में आगे और विवेचना करने से प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। बड़े क्लियर शब्द हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि शब्द कितने भी क्लियर हो, आप उनका अर्थ अपने ढंग से निकाल लेते हैं। 193 के अंतर्गत आपने अन्वेषण की रिपोर्ट सबमिट कर दी, चाहे वो फाइनल रिपोर्ट है और चाहे वो चार्जशीट है। अन्वेषण की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है मजिस्ट्रेट को, तो सीधी बात है, सेक्शन कह रहा है कि सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन, ये हो भी जाए तो भी पुलिस अधिकारी उस अपराध का आगे और अन्वेषण करने से प्रभावित नहीं है, जब चाहे करे। और इसके लिए उसे किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे अन्वेषण करना चाहता है करे, कहीं कुछ नहीं लिखा है। उसने कहा इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण करने को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी, तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले, कोई वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट, यानी वो जो भेजी जा चुकी है उसके अतिरिक्त रिपोर्ट, उसके स्थान पर रिपोर्ट नहीं, टू सप्लांट दैट नो, टू सप्लीमेंट दैट, सप्लांट नहीं कर सकता, उसके अतिरिक्त रिपोर्ट। शब्द बिल्कुल खुद में क्लियर है, कहता है वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में भेजेगा जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे हैं, और उपधारा 3 से 8 तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में जहां तक हो सके ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा 3 के अधीन भेजी गई रिपोर्टों के संबंध में लागू होते हैं। उसने एक बार फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, जो कुछ उसे मिला उसने भेज दिया, फिर और किया, फिर और किया, फिर और किया, कहीं रोक नहीं है, कहीं कोई रोक नहीं। उसने कहा कि इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात भी अपराध में आगे और अन्वेषण करने से पुलिस अधिकारी प्रभावित नहीं है, और अगर वो करता है तो उसे दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य मिलेगा ही, जो अन्वेषण करेगा तो मिलेगा। और यदि कोई मिलता है तो वो अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें, जब उसने शब्द प्रयोग कर लिया अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें, इसके मीनिंग देयर बाय, इसका सीधा सा अर्थ हो जाता है कि वो जितने बार चाहे आगे और अन्वेषण करे। अब आगे और अन्वेषण करे मीनिंग देयर बाय, इसका क्या मतलब हुआ? पिछली रिपोर्ट, इसके आधार पर दो ही स्थितियां हो सकती, एक कि मामले में कोई अपराध नहीं हुआ, इस ढंग का निष्कर्ष पुलिस रिपोर्ट में अभिव्यक्त हुआ था, या फिर मामले में अमुक व्यक्ति ने अमुक अपराध किया था, यह निष्कर्ष पुलिस रिपोर्ट में अभिव्यक्त हुआ होगा। इसके अलावा एक निष्कर्ष और हो सकता है कि अमुक अपराध हुआ है किंतु किसने किया पता नहीं, ये एक तीसरा निष्कर्ष ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी निष्कर्ष हो, मामले में
उससे संबंधित पुलिस रिपोर्ट प्रेषित हो चुकी। अब आगे और अन्वेषण चला। अब आगे और अन्वेषण चलने पर यदि पूर्व में इस ढंग की रिपोर्ट गई कि कोई अपराध हुआ ही नहीं, आगे अन्वेषण चला, यही पाया गया कि कोई अपराध नहीं हुआ, तो उस ढंग की रिपोर्ट 3 से 8 तक के प्रोविजंस का पालन करते हुए, मतलब उतनी ही प्रतियों में और सारी चीजें, तो उतनी प्रतियों में होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वो उतनी प्रतियों में तो तब हो जब आप चार्जशीट भेज रहे हो, भाई अभियुक्त को दिए जाने के लिए आप प्रतियां बनाएंगे। यानी 3 से 8 तक के प्रावधानों का पालन करते हुए जो भी अतिरिक्त साक्ष्य आपको मिला वो आप भेजेंगे। अतिरिक्त साक्ष्य जो मिला वो इसी बात का समर्थन कर रहा है कि पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट ठीक है, कोई अपराध नहीं हुआ। अब मानिए पूर्व में यह रिपोर्ट गई हुई है कि कोई अपराध हुआ है किंतु अपराधी का पता नहीं चला, फर्दर इन्वेस्टिगेट हुआ, पता यह लगा कि हां ठीक अपराधी का पता लग गया, तो सबमिशन ऑफ ठीक है चार्जशीट होगा। 1984 के सिख दंगे, मोदी सरकार ने 24 ठीक है 25 और 30 साल बाद एसआईटी का गठन करके उनका इन्वेस्टिगेशन कराया, ठीक है, तो एसआईटी से इन्वेस्टिगेट हुआ, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य पाया जाएगा अकॉर्डिंगली चार्जशीटें सबमिट होंगी, हुई। जो पुलिस रिपोर्ट जिस ढंग की मिलेगी उस ढंग की जाएगी। यह भी हो सकता है कि पहले चार्जशीट भेजी गई, अब पता यह लग रहा है और फर्दर इन्वेस्टिगेट हुआ कि जिनके खिलाफ भेजी गई थी वो तो है ही, इनके अलावा ये भी है, ये भी हो सकता है। तो वो उसी ढंग से धारा 3 से लेकर 8 तक के प्रावधानों का पालन करते हुए वो सारी चीजें फिर भेज दी जाएंगी। अब यह भी हो सकता है कि यह पता लगे कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया, यह भी तो पता लग सकता है। पूर्व में चार्जशीट का जो सबमिशन हुआ उसके आधार पर अभियुक्त को आरोपी बनाकर या अभियुक्त को आरोपी मानकर उसके विरुद्ध चार्जशीट के प्रारूप में अन्वेषण की रिपोर्ट भेजी गई है, आगे इन्वेस्टिगेट हुआ। अब जो एविडेंस मिल रहा है उससे उसकी निर्दोषिता प्रमाणित हो रही है। अब इस दशा में क्या हो, तो भी आप जो कुछ निर्दोष सिद्ध करने वाला साक्ष्य आपको मिला है वो सब अपनी रिपोर्ट के माध्यम से न्यायालय को भेज देंगे। लेकिन चूंकि आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध भी साक्ष्य मिल चुका है, तो अब यह नहीं होगा कि अभियुक्त को क्लीन चिट आप दे दें, यह नहीं होगा, क्योंकि दोनों एविडेंसेस मौजूद है। एक कहता है दोषी, एक कहता है निर्दोष। अब इनका विचारण, दोनों की एविडेंट्री वैल्यू, इसका जो परीक्षण है, इसका जो विचारण है वो न्यायालय के माध्यम से ही होगा, अब आपके आधार पर नहीं होगा। इसमें प्रैक्टिकली इस सेक्शन का जो उपयोग होता है वो ये दिखाई देता है कि जितने अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में आरोप पत्र जा चुका है उनके अलावा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालयों को इस धारा के अंतर्गत प्रेषित किए जाते रहते हैं। सामान्य तौर पर इसका उपयोग ऐसे ही होता है। इसका उपयोग इसके लिए नहीं होता कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ और अभियुक्त को निर्दोष प्रमाणित करने वाला साक्ष्य यह मिला। हां, उन दशाओं में होता है, जैसे क्या हुआ, पता यह लगा
कि अमुक व्यक्ति की हत्या के आरोप पर यह विचारित होना शुरू हो गई, क्योंकि अमुक व्यक्ति मिला ही नहीं कभी। एक लाश मिली जो इतनी जली अवस्था में थी या इतनी खराब अवस्था में थी कि पहचानी नहीं जा सकती, और घर वालों के आइडेंटिफिकेशन के आधार पर इनका विचारण प्रारंभ हो गया अमुक व्यक्ति की हत्या के आरोप पर। बाद में पता यह लगा कि अमुक व्यक्ति ने किसी और की हत्या करके उसे स्वयं के कपड़े पहनाकर, ठीक है, कहीं डाल दिया था और अपनी हत्या प्रदर्शित की थी, जिसके आरोप पर यह विचारित होने लगी और अमुक कुंभ में बरामद हो गए, अमुक कुंभ में पकड़ गए। अब फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा और फर्दर इन्वेस्टिगेट होकर अभियुक्त की निर्दोषिता, जॉली एलएलबी में, जॉली एलएलबी 2 में यही तो दिखाया है, ठीक है ना। अब फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा और फर्दर इन्वेस्टिगेट होकर मामला आएगा अदालत के सामने। यानी अब आप क्लीन चिट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों एविडेंसेस मौजूद हैं। जो व्यवहारिक उपयोग है इस सेक्शन का, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, वो अक्सर अभियुक्त के विरुद्ध होता है, ठीक है ना। अभियुक्त के पक्ष में बहुत कम मामलों में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन अभियुक्त के पक्ष में इसका उपयोग नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर दोनों तरफ इसका उपयोग हो सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य मिलेगा वो अभियुक्त की दोषिता को प्रमाणित करता है, वो किन्हीं अन्य अभियुक्तों का इस अपराध में संलिप्त होना यह दर्शित करता है, वो अभियुक्त की निर्दोषिता को प्रमाणित करता है। जो स्थिति है, सारा का सारा 193(3) से लेकर 8 तक के प्रावधानों का पालन करते हुए अदालत को भेज दिया जाएगा और अदालत ही यह तय करेगी कि उस साक्ष्य का साक्षिक मूल्य क्या है, क्योंकि इनफैक्ट तो वो साक्ष्य है ही नहीं। इनफैक्ट तो वो साक्ष्य कहां है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कुछ कलेक्ट हुआ वो उसे साक्ष्य कह दिया जाता है, लेकिन वो साक्ष्य होता कहां है, ठीक है ना। साक्ष्य तो वो तब होगा जब न्यायालय में विचारण के दौरान संबंधित व्यक्तियों को साक्षी के तौर पर आहूत करके उस साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तब जाकर के वो साक्ष्य का स्वरूप ग्रहण करेगा। अभी तो केवल इतना कहा जा सकता है कि कुछ मिल गया है जिसे साक्ष्य के तौर पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ इतना ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर दस्तावेजी साक्ष्य है तो वो दस्तावेज जिसके द्वारा तैयार किया गया है उसे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि धारा 67 एविडेंस एक्ट, पुराने एविडेंस एक्ट की, वो ये कहती है कि अगर आप किसी दस्तावेज को साक्ष्य में दे रहे हो तो वो दस्तावेज जिसके द्वारा तैयार किया गया उन व्यक्तियों को आप न्यायालय के समक्ष बुलाओगे और दस्तावेज उन्होंने ही तैयार किया है, ये न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करोगे, तभी वो दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा। आप देखते हैं एविडेंस एक्ट में 67 के बाद आप देखेंगे तो 71-72 तक प्रोविजन दिए गए थे कि दस्तावेज निष्पादित है, ठीक है, और कैसा है, अनुप्रमाणित है। तो आप कैसे साबित करेंगे? दस्तावेज अगर रजिस्टर्ड है तो आप कैसे साबित करेंगे? ये सारी बातें वहां लिखी हुई हैं। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कुछ मिला ये साक्ष्य तभी माना जाएगा जब विचारण के दौरान इसे सम्यक प्रकार से, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा बताए गए प्रकार से साबित कर दिया जाए। उससे पूर्व ये साक्ष्य है ही नहीं। इसीलिए आपने देखा था पीछे क्या लिखा था कि 193(3) में
कि आरोप पत्र में यानी अन्वेषण की रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के नाम उल्लिखित किए जाएंगे जो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं। उसने ये नहीं कहा था कि साक्षियों की कोई सूची, यद्यपि उन व्यक्तियों को आहूत किया जाता है न्यायालय के द्वारा, लेकिन जब न्यायालय आहूत कर देता है, कैसे सम्मन जारी करके, जैसे ही सम्मन बना अब यह व्यक्ति साक्षी हो गया है। जब तक सम्मन नहीं बना तब तक वो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाला व्यक्ति है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सम्मन बना अब ये साक्षी हो गया, क्योंकि नाउ ही हैज बीन रिक्वायर्ड, उसे अपेक्षित कर दिया गया है न्यायालय द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए और जांचाधीन विषय के संबंध में कथनों को करने के लिए। अब वो साक्षी की हैसियत में आ गया है, अब उसे आना होगा और इस हैसियत में अब वो जो बोलेगा दैट विल बी द एविडेंस, वो साक्ष्य होगा। अभी तक जो कुछ हुआ वो साक्ष्य नहीं है, और यही गड़बड़े चलती हैं। जब आप कचहरी जाते हैं और आपने इन चीजों को पढ़ नहीं रखा है तो वहां जनरली अन्वेषण में जो कुछ संकलित हुआ उसे साक्ष्य कहा जाता है। और जब कोई ठीक ठाक आदमी आपको कभी मिल जाता है और वो ये कहता है कि ये साक्ष्य नहीं है जो पुलिस ने कलेक्ट किया, यही नहीं, क्योंकि साक्ष्य वो होता है जो न्यायालय के द्वारा अपेक्षित किए जाने पर साक्षी के द्वारा कहा जाए। अब वहां आप सबको मोर देन 90% को अन्वेषण में जो कुछ संकलित है उसे साक्ष्य कहते देखते हैं। अब आपके मन में अंतर्द्वंद चलता है, क्योंकि एक बात तो यह भी चलती है कि जब अन्वेषण चल रहा था तो न्यायालय के समक्ष नहीं चल रहा था, ये साक्ष्य कैसे? और जब एविडेंस एक्ट आप पढ़ते हैं तो वहां वही लिखा मिलता है जो वो समझदार आदमी कह रहा है। फिर एक समाधान निकलता है जो मूर्खों के द्वारा दिया गया समाधान है और आपको बड़ा पसंद आता है कि जो लिखा है वो चलता ही नहीं। फिर यह समाधान निकलता है कि जो लिखा है वो चलता ही नहीं, और इस समाधान से आप भी खुश और वो भी खुश और सब खुश होकर चले जाते हैं। और वो जो समझदार आदमी है वो आप सबकी नजर में एक नंबर का बेवकूफ ये साबित हो जाता है, और यही गलतियां लगातार चलती ही रहती हैं। आज हमारे यहां क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था, एक एडिशनल एसपी साक्षी के तौर पर पेश थे। वकील साहब उनसे ये कह रहे थे, देखिए आपने जो नक्शा नजरी बनाया है ये किसकी निशानदेही पे बनाया? वादिनी। इस पे वादिनी के हस्ताक्षर नहीं है। अब एडिशनल एसपी महोदय बड़े सकुचा रहे थे इस बात पर कि हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि होना ही नहीं चाहिए। अगर हो तो गलत है, अगर हो तो गलत है, नहीं है ये तो ठीक है। लेकिन ना वकील साहब इस बात को जानते थे, ना एडिशनल एसपी महोदय जानते थे। तो हमने कहा कि हमने लिख दो पेशकर साहब, क्योंकि लेट हो रहा था, हम लिख दो कि नहीं है, और ये भी लिख दो कि हमने कराए भी नहीं थे, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने एडिशनल एसपी महोदय, क्योंकि उनके वकील हम ही हैं, तो हमने कहा कि आप चिंता ना करो, हम सही लिखा है, यही लिखा है कि होने ही नहीं चाहिए। आपने तो पढ़ा है 162 को, जब 181 हो गई है वहां उलट बात लिखी है कि हो तो गड़बड़ है और नहीं है तो ये ठीक ही है। लेकिन बिल्कुल अलग ढंग से, बिल्कुल गलत ढंग से सारी चीजें वहां चलती रहती हैं। हां, हमने आपको कई बार कहा कि अन्वेषण में जो संकलित है वो सिर्फ दो बातों के लिए एविडेंस मान लिया जाता है मजबूरी में। वो दो स्टेजेस कौन सी हैं? एक आरोप की विरचना और दूसरा जमानत, क्योंकि वहां मजबूरी है, उसके अलावा कोई एविडेंस होता ही नहीं है।
विचारण की शुरुआत आरोप की विरचना के साथ होगी, और आरोप की विरचना की जाए या न की जाए, क्या प्रोसिक्यूशन के पास ऐसा कुछ भी है जिसके आधार पर अभियुक्त को विचारण जैसे कठिन प्रोसेस का सामना करने के लिए विवश कर दिया जाए? अगर कुछ भी नहीं है तो आखिर उसे विचारण के लिए आहूत क्यों किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रोसिक्यूशन ये कहता है देखिए इनके खिलाफ हमने ये पाया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उसको एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि क्या उसमें कुछ वेट है। अगर है तो आरोप की विरचना करेंगे, क्योंकि यहां मजबूरी है भाई, उस समय और कुछ तो है नहीं। जब आरोप की विरचना हो जाएगी तब जब अभियुक्त आरोपों से इनकार कर देगा, अभियोजन तो तब साक्ष्य देगा, उससे पहले क्यों देगा? तो इसलिए मजबूरी में उस समय उसे साक्ष्य मान लिया जाता है, वो होता नहीं है। और यही स्थिति बेल के समय होती है। आप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, अभियोजन कहता है कि इन्होंने किया, और जो कुछ इन्होंने किया वो नॉन अवेलेबल है, इसलिए ये घर में क्यों रहेंगे? ये घर में नहीं रहेंगे, ये वहां रहें जहां 187 के अंतर्गत इन्हें रहना चाहिए। इनकी अभिरक्षा तय करें आप, ये वहां क्यों रहेंगे? घर पे रहेंगे नहीं। अब अभियोजन वो रख रहा है सामने जो उसे मिल रहा है, तो ठीक अभियोजन की बात मानी जाएगी। 90 दिन 60 दिन मैक्सिमम आपको दिए जाएंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करो, ताकि आरोप की विरचना हो, विचारण हो। इस बीच बेल अगर कोई देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। आपके ऊपर आरोप नॉन बेलेबल ऑफेंस का है, तो वो मजबूरी की स्थितियां हैं जहां उसे इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ संकलित है उसे एविडेंस मान लेते हैं, होता नहीं है वो। अब क्योंकि मान लिया जाता तो आदतन बोलते रहते हैं लोग। अच्छा, वही जानकर बोलना, ये जान लेना कि हम ऐसा कर रहे हैं और फिर आप वही करो जो कर रहे हो, तो आप पर उसके बुरे परिणाम नहीं होते। और जो बिना जाने आप करते हो तो उसके बुरे परिणाम आप पर होते हैं। हमने कई बार कहा कि आप यहां रहते हो, अगर आप ये जान लो कि सिर्फ 150 साल के लिए हम यहां रह रहे हैं, हमसे पहले भी लोग यहां रहते थे और हमारे बाद भी लोग यहां रहेंगे, तो रहोगे यहीं, रहने में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन फिर ये जो झगड़ा है जिसको आप उत्पन्न करते हो दूसरों के साथ, ठीक है ना, ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। फिर आप वैसे रहोगे जैसे किराएदार रहता है, रहता तो वो भी गरीब है लेकिन उसका कोई दावा नहीं है मकान के प्रति, आपका दावा है। इसीलिए सन्यास कोई जंगल में जाने का नाम थोड़ी है। व्यक्ति सन्यासी तो घर में रहते हुए हो सकता है, दुकान चलाते हुए हो सकता है। ये जानकर दुकान चलाना कि हम ना पहले हैं और ना आखिरी हैं इस दुकान को चलाने वाले, हमारे बाद भी लोग आएंगे और हमसे पहले भी लोग इसी दुकान को चलाते थे और वो भी कहते थे कि दुकान मेरी है, और आज हम कह रहे हैं दुकान मेरी है और कल कोई और आएगा वो कहेगा दुकान मेरी है। सिर्फ जानने का ही तो अंतर है। आप सिर्फ जान लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां जो लोग एविडेंस कह रहे हैं उसको वो ये जानते हुए कह रहे हैं ये एविडेंस नहीं है, इसलिए उन पर कोई विपरीत असर नहीं होता। वो बात को हम भी कहते हैं वहां कि सीडी में ये एविडेंस कलेक्ट किया गया है, हम भी बोलते हैं, बेल में लगातार बोलते हैं, लेकिन हम पर विपरीत असर नहीं होता उसका। क्यों? इसलिए
क्योंकि हम ये जानते हैं कि एविडेंस नहीं है, तो हमारा कहना हमें अशुद्ध नहीं करता, आपका कहना आपको अशुद्ध करता है। तो चीजों को ठीक जान लीजिए। आप भी दान देते हैं और ना आपको दान का फल मिलता है, बल्कि उल्टा आपका जो अहंकार है ये और बढ़ता जाता है। अगर आप ये जान लें कि जिसका जो है वो उसे मिलेगा ही, आप मात्र माध्यम हैं, आपके पास उसकी कोई चीज है तभी आप उसे दान में दे रहे हो, चीज उसी की है, आपकी नहीं है। क्योंकि जिसका जो नहीं है वो तो उसे मिल ही नहीं सकता, जो जिसका नहीं है वो उसे कैसे मिल जाएगा, हम बताइए। ठीक है ना। अगर आप आस्तिक हैं तो विश्वास तो यही करते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो आपने किसी को कुछ दे दिया तो आपने कहां दिया, आप तो सिर्फ वैसे ही देने वाले हैं जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट, आप बटन दबाते हैं और पंखा शुरू हो जाता है। आप ऐसे, तो वही दान तो वही है कि आप ये माने कि हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, चीज तो उसी की थी, उसके भाग्य में थी, ईश्वर ने हमें उपकरण की तरह प्रयोग किया और उसे दिलवा दी, बस बात खत्म। आप ये जानकर देंगे तो प्रभाव नानक जैसा होगा। नानक भी तो वही करे, राम की चिड़िया रामई खेत, हम कहीं आई नहीं। ठीक है, तो जानकर काम को करना ये कोई विपरीत परिणाम नहीं देता। तो जो एविडेंस है वो वही है जो ड्यूरिंग ट्रायल आएगा। आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो फर्दर करिए, आप पुनः विवेचना नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अभियुक्त की निर्दोषिता को सिद्ध करने वाला कोई एविडेंस पा भी लिया तो आप पुनः विवेचना तो नहीं कर रहे थे ना, अग्रिम कर रहे थे। तो पूर्व में जो साक्ष्य आपने पाया वो अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करता था। ठीक है ना। तो अब दो एविडेंस न्यायालय के समक्ष हैं। अब फिर वही एविडेंस मजबूरी कहलाती है, वैसे ही एविडेंस नहीं है। लेकिन आखिर क्या कहें, मजबूरी यह भी है कि आखिर इस चीज के लिए हम क्या नाम दें। एक ठीक है, इसकी विवशता भी है, भाषाई मजबूरी भी है कि कहना पड़ता है। अब जो कुछ मिला ये भी और जो पहले मिल चुका है वो भी, आप दोनों न्यायालय को भेज दो। इसके अलावा युक्ति संगत कुछ भी नहीं हो सकता। जो तय होगा वही तय होगा, क्योंकि पूर्व में रिपोर्ट जा चुकी है। हां ये ठीक है कि इनके खिलाफ इनकी दोषिता को और प्रमाणित करने वाला साक्ष्य मिल गया तो वो भेजो तो और अच्छा है, और भी बेहतर है। या इनके अलावा अन्य अभियुक्त भी इन्वॉल्व हैं, ये भी पता लग गया तो अन्य भी आएंगे। पूर्व में हम फाइनल भेज चुके थे, जैसे उन्हें आप पिक्चरों में देखते अक्सर वो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं अब वो कहते हैं सर हम इस केस को फर्दर आगे और इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, हम ये फाइल रीओपन करना चाहते हैं। तो फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है वो वास्तविकता से अलग हटकर होता है, लेकिन उतना भी नहीं अलग हटकर होता कि वैसा हो ही ना सकता हो। ठीक है, तो 173(8) और वर्तमान में 193(9) यह अपेक्षा करती है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये संभव है, लेकिन फर्दर और ये पुलिस अधिकारी स्वयं कर सकता है, इसके लिए उसे किसी न्यायालय की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे कहता है, ठीक है, परंतु विचारण के दौरान और अन्वेषण मामले का विचार करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से संचालित किया जा सकेगा और जो 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसका विस्तार न्यायालय की अनुज्ञा से किया जा सकेगा। इस पर बहुत पहले विवाद होता था, ठीक है ना, बहुत विवाद होता था आगे पहले
कि साहब न्यायालय की अनुमति ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए। ट्रायल शुरू हो चुका है, ठीक है, ट्रायल शुरू हो गया, आपने पिछली रिपोर्ट भेज दी, अगर फाइनल भेजिए तो ट्रायल का कोई सवाल है ही नहीं। भाई अगर आपने क्या किया है, पिछली रिपोर्ट जो भेजी वो कैसी है, फाइनल रिपोर्ट, तो विचारण तो चल ही नहीं रहा होगा, फिर तो इस, ठीक है, परंतु का जो अब आया है इसका कोई उपयोग होने का कोई सवाल है ही नहीं। फाइनल चाहे इस रूप में हो कि कोई अपराध नहीं हुआ, और फाइनल चाहे इस रूप में हो कि हुआ किंतु अपराधी का पता नहीं चला, तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस रूप में है कि जो पूर्व में रिपोर्ट आपने भेजी वो आरोप पत्र के प्रारूप में थी और उसके आधार पर विचारण ये चल रहा है, अब आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए, ठीक है, पहले यहां पर कुछ था नहीं, ये परंतु नहीं था, तब केस ला सुप्रीम कोर्ट के ऐसे थे जिसमें यह कहा गया था कि आप क्या करेंगे, जो ट्रायल कोर्ट है उसकी परमिशन ले लेंगे, ठीक है, और परमिशन भी नहीं कहा था बल्कि यह कहा था कि आप सूचना दे देंगे उन्हें कि हम इन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेट इस केस को और कर रहे हैं। कारण आप जब तक फर्दर इन्वेस्टिगेट करके लाए तब तक उन्हें डिसाइड कर दिया। भाई अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन तो आप चलाते रहें, वो वहां ट्रायल चला रहे हैं, क्योंकि आप चार्जशीट के प्रारूप में भेज चुके हैं पुलिस रिपोर्ट, तो ट्रायल तो चल रहा है। अब ट्रायल मानिए डिसाइड हो गया और एक्विटल हो गया, आपको फर्दर साक्ष्य मिल गया, जो यदि होता तो दोष सिद्ध होते, ठीक है। अब 300 आ गई, जो पुरानी सीआरपीसी में धारा 300 है, पुरानी क्या है, जो लोग नए पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दें, जो पुरानी धारा 300 है, जो वर्तमान कितनी हो गई 337, वो क्या कहती है कि अगर आप एक बार किसी अपराध के आरोप पर दोष सिद्ध हो गए या दोष मुक्त हो गए, तो उसी अपराध के आरोप पर या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के आरोप पर दोबारा विचारित नहीं किए जाएंगे। यह सामान्य नियम है। इसके एक्सेप्शन 300 के सबसेक्शन, यानी वर्तमान में 337 के सबसेक्शंस में दिए गए, लेकिन दीज आर एक्सेप्शंस। जनरल रूल क्या है, विचारित नहीं किए जाएंगे। अब झंझट आ जाएगा भाई, अब तो झंझट आ जाएगा, क्योंकि आपने इन्फॉर्म तो किया नहीं था कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। आपने 173(8) में उठाया और फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। तब तक उन्होंने विचारण कंप्लीट किया और ट्रायल, ठीक है, एक्विटल कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशन में ऐसा साक्ष्य मिला जो अगर होता तो दोष सिद्ध हो गए होते, तो अब दिक्कत है। अब जो अन्वेषण का अल्टीमेट पर्पस था वो तो घुस गया। अन्वेषण का अल्टीमेट पर्पस क्या था, दोषी को दंडित कराना, वो तो हो नहीं पाया। और अगर अब होगा भी तो हमारे हिसाब से तो हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर हुआ भी तो बहुत प्रॉब्लम तो आई जाने वाली है, आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, केस ला थे इस विषय पर, नए कई सारे थे, कि अगर ट्रायल चल रहा है तो यू मस्ट इन्फॉर्म टू ट्रायल कोर्ट, आप ट्रायल कोर्ट को इन्फॉर्म कर दीजिए और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करिए। अगर ट्रायल नहीं चल रहा तब तो कोई बात ही नहीं, खूब करो, लेकिन ट्रायल चल रहा है तो आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि यही ठीक होगा। कानून या प्रक्रिया सुविधा के लिए बनती है, दुविधा के लिए नहीं बनती है। तो यह बात जब वास्ट लेवल पर, विस्तृत तौर पर सीआरपीसी को अमेंड किया तो 193 में क्लियर परंतु के रूप में लिख दी कि परंतु विचारण के दौरान और अन्वेषण मामले का विचार करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से संचालित किया जा सकेगा। अब परमिशन की बात ले आए।
और गलत भी नहीं। भाई ठीक है, अगर लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करें तो ऐसा साक्ष्य मिलेगा जो अभियुक्त की दोषिता को और ज्यादा प्रमाणित करेगा, तो न्यायालय परमिशन क्यों नहीं देगा? यही देगा, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेट करो। और अगर यह लगता है कि ऑलरेडी इतना साक्ष्य है, ठीक है ना, जिससे अभियुक्त के दोष को भली प्रकार साबित किया जा सकता है, ठीक है, तो फिर या इसके अलावा एविडेंस अब हो ही नहीं सकता, अब तुम जो लाओगे वो फैब्रिकेटेड होगा, तो परमिशन नहीं भी देगा। लेकिन ऐसा एक्सेप्शनली होगा ना, नॉर्मली आपको परमिशन मिली जाएगी। न्यायालय अगर उचित समझता होगा या उचित होगा तो क्यों नहीं दे देगा? भाई न्यायालय किसी के फेवर में तो नहीं है, और हो भी तो कम से कम ये कॉन्सेप्शन में तो नहीं माना जा सकता कि न्यायालय किसी के फेवर में होगा, इसलिए अनुज्ञा से किया जाएगा। ये शब्द ले आए, अगर विचारण चल रहा है तो, ठीक है, अगर विचारण चल रहा है तो, ठीक है। अच्छा, और 90 दिन की अवधि अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ट्रायल शुरू हो गया है तो विद इन 90 डेज, ये भी नई बात आई है, इसलिए अब जो कुछ नया होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो न्यायालय की परमिशन से होगा। और दूसरा, अगर ड्यूरिंग ट्रायल, वैसे नहीं, वैसे तो वो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए यह कहना कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन न्यायालय की परमिशन से होगा, नहीं, गलत। अगर ट्रायल शुरू हो गया है तब फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनकी परमिशन से होगा और विद इन 90 डेज कंप्लीट होगा, ठीक है ना। अच्छा, फाइनल रिपोर्ट आई है, मानिए जैसे फाइनल रिपोर्ट आ गई, आपने इस प्रारूप में रिपोर्ट भेजी, अन्वेषण की कि कोई अपराध नहीं हुआ, तो न्यायालय क्या इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बाध्य है? मानिए न्यायालय यह देखता है कि जो साक्ष्य संकलित हुआ इससे अपराध का होना प्रतीत होता है, किंतु आपने मूर्खता के कारण यह लिख दिया कि किसी अपराध का न होना प्रमाणित होता है, तो चलिए वो उसे ये मान लेंगे कि ये चार्जशीट है, क्योंकि शब्द ये थोड़ी तय करेंगे, गुण तय करेंगे, ठीक है ना। आप आदमी हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष, ये तो गुण तय करेंगे। आपका नाम थोड़ी, तुम्हारा नाम कल राम स्वरूप रख दे तो तुम पुरुष थोड़े हो जाओगी, ठीक है, या किसी का नाम लक्ष्मी देवी रख दे तो वो स्त्री थोड़े हो जाएगा। ये गुण तय करेंगे, नाम नहीं तय कर सकता। इसलिए मानिए इतना साक्ष्य संकलित होकर आया जिसके आधार पर अपराध का होना प्रकट होता है, और पुलिस अधिकारी ने उसे अंतिम आख्या यानी फाइनल रिपोर्ट ये लिखकर कि किसी अपराध का होना प्रकट नहीं होता, न्यायालय को प्रेषित कर दिया, तो क्या किसी अपराध का न होना मान लिया जाएगा? नहीं, ये माना जाएगा, गुण के आधार पर माना जाएगा। ये चार्जशीट है और उसका संज्ञान न्यायालय ले सकेगा। ये जब संज्ञान कैसे लेगा और क्या करेगा न्यायालय, ये हम बताएंगे, तब आपको ये बात बताएंगे। लेकिन प्राइमरी तौर पर यहां चूंकि प्रासंगिक हो गई इसलिए बताना जरूरी है। अच्छा, मानिए अन्वेषण की रिपोर्ट ये कहती है कोई अपराध नहीं हुआ, और वाकई जो साक्ष्य संकलित है उससे वाकई किसी अपराध का न होना ही प्रकट हो रहा है। लेकिन यह भी दिख रहा है कि अन्वेषण सम्यक प्रकार से नहीं किया गया। यह सही है कि जो कुछ कलेक्ट है इससे किसी भी अपराध का प्रकट, ठीक है, किसी अपराध का न होना यही प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर इन बिंदुओं पर और इन्वेस्टिगेट किया जाता तो हो सकता है किसी अपराध के होने के बारे में भी पता लग सकता था। यह भी हो सकता है तब भी यही पता लगता कि अपराध नहीं हुआ, लेकिन और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। यह स्थिति है, और पुलिस अधिकारी 173(9) की शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। भाई ये भी तो हो सकता है कि वो 173(9) की शक्ति इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, और वो शक्ति तो उन्हीं की है, ठीक है।
मजिस्ट्रेट 173(9) में इंपावर्ड नहीं है कि वो आगे और अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी को आदेशित कर दे। लेकिन यह बड़ा अयुक्तिसंगत प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी अपनी मर्जी से आगे और अन्वेषण करने के लिए सशक्त रहे, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो आगे और अन्वेषण न करा पाए। यह बड़ा अयुक्तिसंगत प्रतीत होता है। तो ऐसा है भी नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कहां 175 में, जिसे आप पुराने में 156(3) कहते थे। वहां यह नहीं लिखा है कि यदि अन्वेषण न हो रहा हो केवल तभी मजिस्ट्रेट अन्वेषण के लिए आदेश कर सकेगा। ऐसे नहीं लिखा है। 175(3) जो अब हो गया है, जो पहले 156(3) था, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने के लिए आदेश वो मजिस्ट्रेट भी दे सकता है जिस मजिस्ट्रेट को इस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने की अधिकारिता है। ठीक है ना? ये शब्द लिखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं इस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थाने की सीमाओं पर विस्तृत हो रही हैं, वो मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश इस पुलिस अधिकारी को दे सकता है। और अन्वेषण का आदेश दे सकता है, हम ये कहें कि हम आपको 100 रुपए दे सकते हैं, तो अगर 100 दे सकते तो 10 रुपए नहीं दे सकते, ये बात कैसे आ गई? अगर अन्वेषण का आदेश दे सकता है तो अग्रिम अन्वेषण का क्यों नहीं दे सकता? भाई अन्वेषण का दे सकता है तो अग्रिम का क्यों नहीं दे सकता? तो इसका मतलब ही ये निकल रहा है कि भले ही पुलिस ने अन्वेषण की रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट के प्रारूप में दी है और वे अपनी 173(9) की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कारण कोई हो, लेकिन वे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इतना तय है। तो मजिस्ट्रेट इज नॉट पावरलेस। ऐसा नहीं है कि अन्वेषण अग्रिम करने की ताकत सिर्फ पुलिस के पास है और अग्रिम अन्वेषण के लिए आदेश ये मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जा सकता। आप होते रोज देखते हैं, वहां होते रोज हैं, और रोज आप एप्लीकेशन भी लगाते हैं कि साहब इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कहां प्रावधान है, और वी आर द कोर्ट, हम हाई कोर्ट नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिन्हें अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त हैं, हम दांडिक न्यायालय हैं, क्रिमिनल कोर्ट है जो सीआरपीसी या बीएनएसएस से ही चलेगा। तो आप हमें बताइए कि हम क्यों कर दें? हमें ताकत कहां है? तो अगर आप बता नहीं सकते तो यू कैन नॉट बी ए एडवोकेट। आप एडवोकेट नहीं हैं, क्योंकि ऐसे तो रोज कचहरी के काम करने वाले कर्मचारी भी ये बता देते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और मजिस्ट्रेट आदेशित करे तो हो सकता है। सिर्फ पुलिस अधिकारी स्वेच्छा से करे तो नहीं, मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किए जाने पर भी हो सकता है। लेकिन आदेश कहां करेगा? वो किस ताकत में करेगा? उसके पास ताकत कहां है? यह बताना अधिवक्ता का काम है। और अगर आप ये नहीं जानते तो फिर आप अधिवक्ता नहीं हैं या अधिवक्ता कहलाने योग्य नहीं है, बाकी कुछ भी हो। और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ भी आपको कानून मालूम होना चाहिए। और हमने आपसे बार बार कहा
कि पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है, नौकरी के लिए नहीं। ये नौकरी के लिए पढ़ना ये बहुत छोटी बात है, अजीब हालत है। नौकर बनने की बड़ी ऐसी उत्कट इच्छा है कि सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहते हैं कि नौकर हो जाए। अधिवक्ता मालिक है, ठीक है, नौकर नहीं है। और अपेक्षित आपसे अधिवक्ता बनना है, नौकर बनना यह अपेक्षित नहीं है। एलएलबी जिस दिन की जाती है उस दिन स्वतंत्र होने के लिए की जाती है और आप गुलाम होने के लिए करते हैं। आप उतना ही पढ़ना पसंद करते हैं जिससे नौकरी मिल जाए। नौकरी का सवाल नहीं है, कानून पता होना चाहिए। और कानून अगर पता है तो बड़ा आनंददायक है, बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो आपका ये अन्वेषण की रिपोर्ट